नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लैविकल फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे। क्लैविकल बोन को हम कॉलर बोन भी कहते हैं। ये हमारे यहाँ पर ये बोन होता है कॉलर बोन, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल बोन है जो हमारे स्कैपुला और स्टर्नम को कनेक्ट करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से। चलिए हम स्क्रीन पे ले जाता हूँ आपको। तो व्हाट इज़ अ क्लैविकल फ्रैक्चर? अ क्लैविकल फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक इन द कॉलर बोन, द लॉन्ग बोन दैट कनेक्ट्स ब्रेस्ट बोन या फिर स्टर्नम टू द शोल्डर ब्लेड स्कैपुला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है क्लैविकल और ये है स्कैपुला, ठीक है। पीछे की तरफ है स्कैपुला। तो ये स्कैपुला से ये एक्रोमियन प्रोसेस से ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और मीडियली ये स्टर्नम से यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। तो ये एक तरह से हमारे स्कैपुला और स्टर्नम को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्रैक्चर हो गया ये बोन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्लैविकल बोन के एनाटॉमी के बारे में समझ लेते हैं। क्लैविकल बोन जो है वो हमारे दूसरे बोन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसकी क्या पिक्युलरिटीज, चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है ये, इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यानी कि बाकी सब जो बोन है वो वर्टिकली प्लेस्ड है। देखिए जैसे ये ह्यूमरस बोन है, हमारे फीमर बोन है, टिबिया बोन है, सारे जो है वो वर्टिकली है, लेकिन ये एक ऐसा बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ठीक है। इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, यानी कि ये पूरी तरह से ये सबक्यूटेनियस होता है। सबक्यूटेनियस यानी कि ये जस्ट स्किन के नीचे है, ठीक है। इससे हम इस टर्म को हम सबक्यूटेनियस बोलते हैं। तो इसका जो पूरा जो लेंथ है वो पूरा लेंथ इसका वो सबक्यूटेनियस है। इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाई, ठीक है। ये पहला हमारे बॉडी में ये पहला बोन है जो ऑसिफिकेशन इसका स्टार्ट होता है। ऑसिफिकेशन एक प्रोसेस है जिससे बोन का डेवलपमेंट होता है, यानी कि बोन जो है हमारे बॉडी में पूरी तरह से जॉइंट नहीं रहता है। मान लीजिए एक लॉन्ग बोन है, तो ये पूरी तरह से हमारे बॉडी में जब बचपन में छोटा जब रहता है बच्चा, उसमें पूरी तरह से जॉइंट नहीं रहता है, वो बीच में कार्टिलेजिनस होता है। तो ये उस प्रोसेस को जो वो दोनों सेगमेंट को कनेक्ट करता है, उस प्रोसेस को हम ऑसिफिकेशन करते हैं। तो हमारे बॉडी में ये पहला बोन है जो जिसका ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है। इट इज़ द ओनली बोन दैट ऑसिफाई इन द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन में ऑसिफाई होता है, ठीक। अब हम अगला बोन में बढ़ते हैं। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ टू प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन, ठीक है। ये क्लैविकल है, तो इसके दो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं ऑसिफिकेशन के, ठीक है। इट इज़ ओकेजनली पियर्स्ड बाय मीडियल सुप्रास्कैपुलर नर्व, ठीक है। इट इज़ जनरली सेड टू हैव नो मेडुलरी कैविटी बट नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी कि इस बोन का कोई मेडुलरी कैविटी नहीं रहता है। मेडुलरी कैविटी यानी कि बोन के अंदर में एक कैविटी होता है जिसके अंदर में बोन मैरो होता है, ठीक है। बोन मैरो इंपॉर्टेंट है बोन का हेल्थ के लिए, बोन का ग्रोथ के लिए। तो इसमें कोई बोन मेडुलरी कैविटी नहीं होता है, लेकिन ये हर बार सही नहीं होता है, ठीक है। अब क्लैविकल फ्रैक्चर का क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये फ्रैक्चर होता है? सबसे पहला जो है फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बंदा जो है वो अपने हाथों के सहारे वो गिर रहा है, यानी कि जब हम गिरते हैं अपने आप को बचाने के लिए हम अपने हाथों को आउटस्ट्रेच कर देते हैं इस तरह से, और हम अपने आप को बचाने के लिए हाथ के बल पे गिरते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्लैविकल बोन में इम्पैक्ट आता है और यहाँ पे ये फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। उसके बाद है डायरेक्ट इंजरी, यानी कि डायरेक्टली कोई वहाँ पे हिट हुआ हो क्लैविकल बोन के ऊपर में, उसकी वजह से ये फ्रैक्चर होता है। और तीसरा है कॉमन इन चाइल्ड एंड एडल्ट, यानी कि ये बच्चों में और एडल्ट दोनों में ये कॉमनली पाया जाता है, ठीक है। कॉमन साइट ऑफ क्लैविकल फ्रैक्चर, ठीक है। क्लैविकल फ्रैक्चर का कौन सा कॉमन साइट है जहाँ पे ये फ्रैक्चर होता है? तो जो कॉमन साइट है, इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन द लैटरल 1/3 एंड द मीडियल 2/3। चलिए मैं इसको यहाँ से आपको समझा देता हूँ। तो ये है क्लैविकल बोन, ठीक है। ये क्लैविकल बोन है जिसको मैं यहाँ पे एनलार्ज वर्जन आपको मैं दिखाया हूँ, ठीक है, आपके आसानी के लिए। और क्लैविकल ये है आपका मीडियल साइड ऑफ क्लैविकल बोन, और ये है आपका लैटरल साइड ऑफ क्लैविकल बोन। तो इसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये मीडियल 1/3 पार्ट है, ये है मिडिल 1/3 पार्ट, और ये है लैटरल 1/3 पार्ट। तो कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर है जो है वो यहाँ पर है। इट इज़ द जंक्शन ऑफ मीडियल 1/3 एंड लैटरल 2/3, ठीक है। मीडियल 1/3 और लैटरल
2/3 का ये जंक्शन में यहाँ पे ये फ्रैक्चर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा थिन होता है और यहाँ सबसे ज़्यादा वो वीक होता है, तो यहाँ पे ये फ्रैक्चर होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, द मिडिल फ्रैगमेंट इज पुल अपवर्ड ड्यू टू द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड एक मसल्स है हमारे यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं गर्दन में, ये लेटरल साइड में एक मसल्स है, यहाँ से लेकर के वो क्लैविकल्स में जुड़ा रहता है। ठीक है, इस मसल्स को हम स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स बोलते हैं। तो जब भी हमारे क्लैविकल में फ्रैक्चर होता है तो इस मसल के पुल की वजह से मिडिल साइड है जो वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, और लैटरल साइड जो है, लैटरल फ्रैगमेंट जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एंड पेक्टोरलिस। हमारे छाती में, सीने में जो मसल्स होता है, ये जो मसल्स को हम पेक्टोरलिस मसल्स बोलते हैं, उस मसल्स के पुल की वजह से वो नीचे की तरफ वो पुल हो जाता है। मैं इसको आपको एक एक्सरे के ज़रिए समझाता हूँ। तो ये एक एक्सरे है जिसमें ये क्लैविकल का मीडियल फ्रैक्चर सेगमेंट है और ये लैटरल फ्रैक्चर सेगमेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मिडिल फ्रैक्चर सेगमेंट ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो गया है और लैटरल फ्रैक्चर सेगमेंट लोअर साइड में डिस्प्लेस हो गया है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक मसल्स होता है, यहाँ पर एक मसल्स होता है जिसको हम स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड बोलते हैं। इसके इम्पैक्ट से ये ऊपर की तरफ पुल हो जाता है और लैटरल सेगमेंट यहाँ पर जो पेक्टोरलिस मसल्स होता है, ठीक है, पेक्टोरलिस मसल्स होता है, उसके पुल की वजह से ये नीचे की तरफ पुल हो जाता है, या फिर ये ग्रेविटी के इम्पैक्ट से भी ये होता है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? ठीक है, सबसे पहला है पेन, स्वेलिंग यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगा। क्रेपिटस यानी कि जब हम वहाँ पे किसी प्रकार का मूवमेंट करेंगे, शोल्डर को मूव करने बोलेंगे तो वहाँ पर क्रैकलिंग का आवाज़ आएगा। इंजरी टू दी न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर यानी कि नर्व या फिर ब्लड वेसल्स में इंजरी हो सकता है। तो हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? एक्सरे करेंगे। एक्सरे में भी हम एपी व्यू लेंगे यानी कि एंटेरो पोस्टीरियर व्यू में ये ज़्यादा क्लियर होगा। लैटरल व्यू में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि लैटरल व्यू में ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे आप एक्सरे देख सकते हैं, ये है मीडियल फ्रैक्चर सेगमेंट और ये है लैटरल फ्रैक्चर सेगमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम जो केसेस में ये कंजर्वेटिव मेथड से ट्रीटमेंट किया जाता है इसका। इसमें स्लिंग या ब्रेस की मदद से ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, अगर फ्रैक्चर सिंपल है और डिस्प्लेस्ड है तो शोल्डर स्लिंग या फिर क्लैविकल ब्रेस से इसे हम ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मैं डिटेल में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है उसमें फिगर ऑफ 8 बैंडेज दिया जाता है, जिसको हम क्लैविकुलर ब्रेस भी बोल सकते हैं। ऐसा तब दिया जाता है जब फ्रैक्चर जो है वो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है और ये 3 से 4 हफ्ते तक फिगर ऑफ 8 बैंडेज दिया जाता है। मैं आपको एक फिगर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक फिगर देखिए, इसमें ये पीछे की तरफ है, पोस्टीरियर साइड में आप देखिए किस तरह से बैंडेज को बांधा गया है फिगर ऑफ 8 में। अगर मैं इसको फिगर ऐसे बना दूँ तो ये देखिए फिगर ऑफ 8 आपको दिख रहा है। ये सामने की तरफ किस तरह से ये दिख रहा है और ये लैटरल साइड से किस तरह से दिख रहा है। तो ये फिगर ऑफ 8 बैंडेज से इसको रिड्यूस किया जाता है जब फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है। देखिए ये है आर्म स्लिंग, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस्ड नहीं है उसमें आर्म स्लिंग इमोबिलाइजेशन भी दिया जा सकता है और ये 3 to 4 वीक्स के लिए दिया जाता है। इसमें क्या है, फ्रैक्चर यूनाइट्स रेडिली यानी कि फ्रैक्चर यूनाइट होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, और यूजुअली फ्रैक्चर यूनाइट्स क्लिनिकली बाय 3 to 4 वीक्स। क्लिनिकली अगर देखा जाए तो ये 3 से 4 हफ्ते में फ्रैक्चर यूनाइट हो जाता है। लेकिन जब हम इसको एक्सरे में देखते हैं, इस समय में जब हम एक्सरे करेंगे तो एक्सरे में वो पूरी तरह से यूनियन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि रेडियोग्राफिकली 3 से 6 महीने के बाद ही आपको एक्सरे में वो दिखाई देगा कि वो जुड़ चुका है, लेकिन क्लिनिकली वो 3 से 4 हफ्ते में ही वो जुड़ जाता है। और इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? अगर वहाँ पे कोई टेंडरनेस नहीं है, किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे फ्रैक्चर जो है वो फ्यूज़ हो गया है, यूनियन हो चुका है। ये तो था कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। सर्जरी इसमें रेयरली इंडिकेट किया जाता है, लेकिन फिर भी किसी किसी कंडीशन में सर्जरी करना पड़ सकता है। चलिए हम आपको समझाते हैं वो कंडीशन क्या है। तो व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ सर्जरी, माने कि हमें कौन से कंडीशन में सर्जरी करना पड़ सकता है।
जो सबसे पहला कंडीशन है वो है न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर इंजरी। ठीक है, नर्व या फिर ब्लड वेसल में किसी प्रकार का इंजरी हो उसमें ये करना पड़ सकता है। ये यूजुअली फ्रैक्चर का जो मीडियल फ्रैगमेंट है उसकी वजह से ये इंजरी होता है। दूसरा एक है कंपाउंड फ्रैक्चर या फिर अनस्टेबल फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर यानी कि फ्रैक्चर का मल्टीपल फ्रैक्चर सेगमेंट्स जहाँ पर रहता है। अनस्टेबल फ्रैक्चर यानी कि वहाँ पे आप रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, वो अनस्टेबल हो गया है। उस कंडीशन में भी हमें सर्जरी करना पड़ सकता है। और नॉन यूनियन यानी कि हमने ट्राई तो किया क्लोज रिडक्शन में उसे यूनियन करने का, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो यूनियन नहीं हो पाता है, तो उसको हम नॉन यूनियन कहते हैं। इसमें भी हमें सर्जरी करना पड़ सकता है। फोर्थ एक कंडीशन है स्किन इज़ पियर्स्ड, यानी कि फ्रैक्चर सेगमेंट जो है स्किन को पियर्स करते हुए उसे चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। उस कंडीशन में भी सर्जरी करना पड़ता है। तो सर्जरी में कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया जाता है? ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। ये किया जाता है के वायर या फिर प्लेट एंड स्क्रू से। ठीक है, चलिए मैं आपको एक्सरे से समझा देता हूँ। ये है एक्सरे जिसमें ये फ्रैक्चर लैटरल सेगमेंट है और ये फ्रैक्चर मिडिल सेगमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्चर को ये प्लेट और स्क्रू के साथ इसे रिड्यूस किया गया है। ठीक है, ये ऊपर वाला प्लेट है। प्लेट को अगर हम सुपरफिशियल व्यू से देखें तो प्लेट कुछ इस तरह से दिखता है एंड यहाँ पे जो होल है यहाँ पे स्क्रू लगाया गया है। इस तरह से स्क्रू और प्लेट की मदद से ये फ्रैक्चर को रिड्यूस किया जाता है सर्जिकली। कई बार के वायर का भी यूज़ किया जाता है। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? ठीक है, इसका जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है वो है इंजरी टू द वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स का में इंजरी। जैसे कि अभी हमने देखा कि फ्रैक्चर मीडियल सेगमेंट की वजह से ज़्यादा इंजरी होता है, तो सब क्लेविकुलर वेसल्स में ये ज़्यादा इंजरी होने का चांस रहता है। इसके कुछ लेट कॉम्प्लिकेशंस भी है। कॉम्प्लिकेशन है वो है माल यूनियन, यानी कि ठीक से यूनियन नहीं हुआ है। ये मान लीजिए क्लेविकल है, तो क्लेविकल को एक ही लाइन में फ्यूज़ होना चाहिए, लेकिन जब ये ऊपर नीचे होकर के फ्यूज़ होता है तो उसको हम लोग माल यूनियन कहते हैं। नॉन यूनियन यानी कि वहाँ पे बिल्कुल भी यूनियन नहीं हुआ है। उस कंडीशन में हमें फिर से सर्जिकली से रिड्यूस करना पड़ता है ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन की मदद से यूजिंग बोन ग्राफ्टिंग। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो ये फ्रैक्चर सेगमेंट है। नॉन यूनियन क्यों होता है? क्योंकि जब फ्रैक्चर सेगमेंट ठीक से रिड्यूस नहीं हुआ और उसमें काफ़ी गैप हो गया है तो वो रिड्यूस नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे सर्जन एक बोन ग्राफ्ट को यहाँ पे लगा देते हैं, फिर इसके ऊपर में स्क्रू प्लेट को से उसे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इसका लास्ट जो कॉम्प्लिकेशन है शोल्डर स्टिफनेस, जो कि बहुत कॉमन है। फ्रेंड्स, मेरे क्लिनिक में बहुत सारे क्लेविकल फ्रैक्चर के पेशेंट्स आते हैं जिनका शोल्डर स्टिफनेस होता ही है और फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको जैसे ही आपको फिगर ऑफ 8 बैंडेज दिया जाता है या फिर आपको 4 आर्म स्लिंग दिया जाता है, उसी समय आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, वो क्या एक्सरसाइजेस है इसके ऊपर में मैंने डिटेल में अपने एक ब्लॉग में बात किया है। आप मेरे उस ब्लॉग को जाकर के पढ़िए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा जिससे आप खुद भी अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और अपने पेशेंट को भी आप फ़ायदा दिला सकते हैं। तो ये इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल मेंबरशिप आप ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।